सर्विस करता है, कोई भीख नहीं मांगता। पैसे उठाकर हाथ में दो। जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। पीटर, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मुझे आपका सौदा मंजूर है डावर साहब। सुना है लिफ्ट की दीवारों के कान नहीं होते। वो एक गाली जो दुनिया ने हमें दी। तुम साइन करोगे या नहीं? तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है? क्या आता है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1975 की आइकॉनिक फिल्म दीवार से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इस फिल्म के बारे में कुछ वीडियोस पहले भी इस चैनल पर बने हुए हैं। जैसे शुरू में यश चोपड़ा ने स्क्रिप्ट की कीमत सुनकर सलीम जावेद का मजाक उड़ाया था, उस पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट में देव आनंद, राजेश खन्ना और फिर राजेश खन्ना और नवीन निश्चल भी हो सकते थे। वो कहानी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस फिल्म का एक सीन अमिताभ को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल लग रहा था, उस पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। इन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में दीवार के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो पहले उन वीडियोस में नहीं हुई हैं और जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने कई बार बताया है कि 1961 के गंगा जमुना और 1957 की मदर इंडिया से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने दीवार लिखनी शुरू की थी। उन दो फिल्मों का स्ट्रक्चर रूरल था, दीवार का अर्बन था और बहुत कुछ चेंज किया गया, बहुत कुछ अपडेटेड था। विजय के कैरेक्टर के लिए कुछ इंस्पिरेशन रियल लाइफ डॉन हाजी मस्तान की लाइफ से भी ली गई। फिल्म का स्क्रीन प्ले 18 दिन में पूरा कर लिया गया था। डायलॉग्स लिखने में और 25 दिन लगे थे। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को हमारी फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रीन प्ले का स्कूल माना जाता है। स्क्रिप्ट पूरी करके सबसे पहले सलीम जावेद ने किसी निर्माता के बारे में नहीं सोचा, ये सोचा कि इसमें मेन रोल कौन निभाएगा। उनके दिमाग में अमिताभ बच्चन ही आए। ये भी कहा जाता है कि अमिताभ को जहन में रखकर ही उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी। उन दिनों यश चोपड़ा के एडिटर प्राण मेहरा एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, गर्दिश, जिसमें अमिताभ बच्चन, प्रवीण बाबी और नीतू सिंह काम कर रहे थे। उसकी शूटिंग पर सलीम जावेद ने अमिताभ को दीवार की स्क्रिप्ट सुनाई थी। अमिताभ स्क्रिप्ट सुनकर बहुत एक्साइटेड हुए। यहाँ डिसाइड किया गया कि स्क्रिप्ट यश चोपड़ा को सुनाई जाए। उसके बाद सलीम जावेद ने यश चोपड़ा से बात की। कहानी की आउटलाइन यश चोपड़ा को सुना दी गई। उसके बाद यश चोपड़ा ने प्रॉपर नरेशन अरेंज की, जिसमें उन्होंने निर्माता गुलशन राय को बुलाया, अपने एडिटर प्राण मेहरा को बुलाया और अपने असिस्टेंट डायरेक्टर रमेश तलवार को बुलाया। जब सलीम जावेद ने उन सबको फिल्म नरेट करनी शुरू की तो कुछ 10 मिनट बाद रुककर उन्होंने कहा कि यह फिल्म कम से कम 10-15 हफ्ते तक सिनेमा घरों में टिकी रहेगी। नरेशन आगे बढ़ती रही। करीब आधे घंटे के बाद सलीम जावेद ने कहा कि यह फिल्म कम से कम 25 हफ्ते तक चलेगी, यानी सिल्वर जुबली होगी। जब नरेशन कंप्लीट हुई तो सलीम जावेद ने कहा कि यह फिल्म 50 से 75 हफ्ते तक चलेगी, यानी गोल्डन जुबली भी हो सकती है और प्लेटिनम जुबली भी हो सकती है। हालांकि यह फिल्म उनकी उम्मीद से भी ज्यादा चली। कई सेंटर्स में फिल्म 100 हफ्ते से ज्यादा चली, यानी डायमंड जुबली हुई। फिल्म का हर सीन कमाल है। फिल्म के बारे में बात शुरू करें तो कई एपिसोड्स निकल जाएंगे। फिल्म में फिजिकल वायलेंस कम मेंटल वायलेंस ज्यादा है, यानी मानसिक हिंसा। मेरा बाप चोर है जैसी बात किसी बच्चे की बाजू पर लिख देना असल में बहुत वायलेंट था, हिंसक था। ऐसा पहले किसी हिंदी फिल्म में नहीं देखा गया था। विजय को एंग्री यंग मैन बनाने की नींव यहीं से रखी गई। जब ये सीन सलीम जावेद नरेट कर रहे थे तो रमेश तलवार सीन सुनकर तालियां बजाने लगे। सीन उन्हें इतना इम्पैक्टफुल लगा, इतना पसंद आया। यश चोपड़ा ने जब देखा कि मेरा नौजवान असिस्टेंट सीन सुनकर तालियां बजा रहा है तो उनको यकीन हो गया कि यह सीन ऑडियंस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा। पूरी फिल्म के नरेशन सुनकर सब इम्प्रेस हो चुके थे। अब फिल्म के कलाकारों की बात आई। निर्माता गुलशन राय ने कहा कि राजेश खन्ना को मैं पहले ही साइनिंग अमाउंट दे चुका हूं, उसको इस फिल्म में लेते हैं।
पर सलीम जावेद ने उन्हें कन्विंस किया कि ये रोल अमिताभ से बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। साथ ही सलीम जावेद ने गुलशन राय से यह भी कहा कि आपने राजेश खन्ना को साइनिंग अमाउंट दी हुई है तो हम राजेश खन्ना के लिए कोई और स्क्रिप्ट आपको दे देंगे। सलीम जावेद इतना स्ट्रांगली अमिताभ को रेकमेंड कर रहे थे कि यश चोपड़ा ने हंसते हुए कहा कि अमिताभ आप लोगों को कमीशन देता है क्या। अमिताभ की बात फाइनल हो गई तो सलीम जावेद ने छोटे भाई के रोल के लिए शशि कपूर से बात की। शशि कपूर उम्र में अमिताभ से लगभग 4.5 साल बड़े थे, फिर भी उन्हें छोटे भाई का रोल करना था। सलीम जावेद ने शशि कपूर को उनके रोल के खास हिस्से भी बताए और शशि कपूर कन्विंस हो गए। मां के रोल के लिए यश चोपड़ा ने वैजयंतीमाला से बात की पर बात नहीं बनी। ये भी कहा जाता है कि वैजयंतीमाला मां का रोल करने के लिए तैयार थी अगर हीरो राजेश खन्ना होते। खैर जो भी हुआ, वैजयंतीमाला फिल्म का हिस्सा नहीं बनी। वहीदा रहमान से बात की पर उनके इनकार के कई कारण बताए जाते हैं। मेन बात यह थी कि वहीदा रहमान मां का रोल नहीं करना चाहती थीं। कुछ अरसा बाद यश चोपड़ा ने वहीदा रहमान को कभी कभी में अमिताभ की पत्नी का रोल ऑफर किया। वहीदा रहमान ने हाँ कर दी तो यश चोपड़ा ने कहा कि अगर आप दीवार में मां का रोल एक्सेप्ट कर लेती तो मैं कभी कभी का रोल आपको ऑफर ना करता। वहीदा रहमान ने कहा था कि यश चोपड़ा की इस सोच से मैं सहमत नहीं थी। संजीव कुमार ने एक ही समय में जया बहादुर के पिता का और पति का रोल निभाया था। ऑडियंस को कोई इतराज नहीं हुआ था। दोनों ही फिल्में पसंद की गईं, परिचय और कोशिश। हालांकि यश चोपड़ा की अगली ही फिल्म त्रिशूल में उन्होंने वहीदा रहमान को अमिताभ की मां का रोल दिया था। खैर दीवार की बात पर लौटते हैं। फाइनली निरूपा रॉय को मां का रोल दिया गया और ये रोल उनके लिए नई एनर्जी लेकर आया। उसके बाद कई फिल्मों में वो अमिताभ की मां बनी और भी कई बड़े स्टार्स की मां बनी। वो इंडस्ट्री की सुपरहिट मां बन गईं। अमिताभ के साथ परवीन बाबी और नीतू सिंह पहले ही यश चोपड़ा की प्रोडक्शन में बन रही फिल्म गर्दिश में काम कर रहे थे, जिसके डायरेक्टर प्राण मेहरा थे। वो फिल्म बंद कर दी गई और दीवार की शूटिंग शुरू कर दी गई। परवीन बाबी को दीवार का रोल बहुत अच्छा लगा। उन्हें अच्छा लगा कि इस रोल में कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि वो लड़की ऐसी क्यों है, क्यों शादी के बिना वो विजय के साथ पत्नी की तरह रहती है। अजीत को रोल ऑफर किया गया पर अजीत ने कहा मैं अंडरवियर में होटल की खिड़की से फेंका जाना पसंद नहीं करूंगा। वो रोल मदनपुरी ने किया। सामंत। बाकी इंपॉर्टेंट रोल्स में इफ्तिखार, मनमोहन कृष्ण, सुधीर और बाकी सारी कास्ट आ गई। देवन वर्मा को भी फिल्म के लिए साइन किया गया। उनकी शूटिंग भी हुई। गाने में भी उनके शॉट्स थी। गाना था इधर का माल उधर, पर वो सारा पोर्शन फिल्म से निकाल दिया गया। दीवार ओरिजिनली ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसमें कोई गाना नहीं होना था क्योंकि कहानी में गानों की जगह ही नहीं थी। पर निर्माता गुलशन राय ने कहा कि फिल्म में कम से कम 3 गाने होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स को गाने चाहिए होते हैं। फिल्म के लिए 6 गाने रिकॉर्ड किए गए पर फिल्म में सिर्फ 3 गाने रखे गए। एक बैकग्राउंड सॉन्ग रखा गया जहां परवीन बाबी और अमिताभ की पहली मुलाकात होती है। आर.डी. बर्मन की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन के बाद थोड़ा बाद में करते हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन्हीं दिनों अमिताभ शोले की शूटिंग भी कर रहे थे। दिन में अमिताभ शोले की शूटिंग करते थे, रात में दीवार की। दीवार में अमिताभ के बहुत सीन्स रात में ही शूट हुए। तब शायद अमिताभ भी नहीं जानते होंगे कि एक ही समय पर वो 2 ऐसी फिल्मों में काम कर रहे थे जो इतिहास रचने वाली थीं। अमिताभ ने जिस तरह अपनी शर्ट को आगे से बांधा हुआ था वो एक स्टाइल बन गया था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये कोई प्लान्ड लुक नहीं था। अमिताभ ने बताया था कि दर्जी की गलती छुपाने के लिए ऐसा करना पड़ा। शर्ट इतनी लंबी सिल गई थी कि उसको बैलेंस करने के लिए आगे से वो नॉट बांधनी पड़ी, जो पर्दे पर इतनी शानदार लगी कि विजय के कैरेक्टर को और एनहेंस कर दिया। अमिताभ के करियर में दीवार का क्या स्थान है आप सब जानते हैं। एंग्री यंग मैन की इमेज तो बहुत छोटी सी बात है। असल में दीवार ने अमिताभ को घर घर में पॉपुलर कर दिया। हर आम आदमी की अपनी आवाज बना दिया, ऐसी आवाज जो अग्रेसिव होकर अपने हक की बात कर सके। कैमरा के सामने अमिताभ ने जो किया वो किया, पर कैमरा के पीछे भी अमिताभ की इन्वॉल्वमेंट फिल्म में बहुत ज्यादा रही। हर सीन में वो सलीम जावेद के साथ डिस्कस करते थे। जहां उनके लंबे डायलॉग्स थे, खास करके मंदिर के फेमस सीन में जिसमें वो अकेले थे, उस सीन को कैसे पेश करना है, कैसे डायलॉग्स बोलने हैं, ये अमिताभ ने सलीम जावेद के साथ डिस्कस किया। कहाँ बात ऊंची करनी है,
कहाँ लो रखनी है, एक एक शब्द को महसूस करके सीन पेश किया। अमिताभ ने कहा था कि इस सीन की डबिंग ना की जाए, जो यहाँ होगा वही ऑडियो फाइनल रखी जाए, क्योंकि डबिंग करने में वो इमोशन दोबारा जनरेट नहीं हो पाएगा। उनकी बात मानी गई। इसके अलावा डेथ सीन में जब अमिताभ निरूपा राय की गोद में सिर रख के डायलॉग्स बोलते हैं, उस सीन की भी डबिंग नहीं की गई। फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जब विजय अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देता है। नॉर्मली ऐसा दाहिने हाथ से किया जाता है, पर अमिताभ ने यश चोपड़ा से कहा कि मैं अगर बायां हाथ इस्तेमाल करूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे बाएं बाजू पे लिखा है मेरा बाप चोर है। यह सजेशन बहुत कीमती था, इनकार करने का सवाल ही नहीं था। मुखाग्नि देते समय जब शर्ट ऊपर खिंच जाती है तो वो लिखा नजर आता है। ये विजुअल इतना इम्पैक्टफुल है कि दर्शक को जकड़ लेता है। दीवार की शूटिंग पूरी हो गई तो री रिकॉर्डिंग के लिए फेमस साउंड रिकॉर्डिस्ट मंगेश देसाई को फिल्म का ट्रायल शो दिखाया गया। मंगेश देसाई ने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, पर ड्राई है, खुश्क है, बहुत ज्यादा कामयाब हो सकती है अगर इसमें कम से कम 2 गाने और डाल दिए जाएं। गुलशन रॉय पहले से ही ये कहते आ रहे थे, उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि गाने ऐड करते हैं, पर यहाँ सलीम जावेद ने स्टैंड ले लिया कि फिल्म में गाने ऐड नहीं होंगे और कोई गाना ऐड करने का मतलब था फिल्म का फ्लो टूट जाएगा। यश चोपड़ा भी सलीम जावेद की बात से सहमत थे। उनके सहायक रमेश तलवार ने भी यही कहा कि अब और गाने नहीं चाहिए और गुलशन राय ने उन सब की बात मान ली। हालांकि कई जगह ये इन्फॉर्मेशन भी है कि अरुणा ईरानी पर फिल्माई कवाली बाद में ऐड की गई थी। फिल्म का जब प्रीमियर शो चल रहा था तो वो मंदिर का सीन आया। अमिताभ का डायलॉग आया, आज खुश तो बहुत होगे तुम। लोग हंस पड़े। सीन आगे बढ़ा, सीन खत्म हुआ और ऑडियंस खामोश थी, सबका गला भर आया था। फिल्म की रिलीज डेट 24 जनवरी 1975 बताई जाती है। गानों की बात करें तो फिल्म के लिए 6 गाने रिकॉर्ड किए गए। एलपी रिकॉर्ड्स पर पूरे 6 गाने थे। गीतकार साहिर लुधियानवी थे, संगीतकार आर.डी. बर्मन। एक गाना था इधर का माल उधर, भूपेंद्र ने गाया, फिल्म में नहीं रखा गया। इधर का माल उधर जाता है, उधर का माल इधर आता है। दीवारों का जंगल जिसका आबादी है नाम, मन्ना डे ने गाया। दीवारों का जंगल। ये 2 गाने दीवार में नहीं थे, बाकी 4 गाने थे। आशा भोसले की गाई कवाली थी, पर्दे पर अरुणा ईरानी ने पेश की। कोई मर जाए किसी पे ये कहाँ देखा है। कोई मर जाए किसी पे ये कहाँ देखा है। 2 गाने आशा भोसले और किशोर कुमार डुएट थे। मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, बहुत अच्छा गाना है, पर फिल्म में प्लेसमेंट की वजह से और किशोर आशा के दूसरे गाने की वजह से थोड़ा दब गया। मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है। इस फिल्म का किशोर आशा का सबसे पॉपुलर गाना था कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। एक गाना फिल्म में और था जो बैकग्राउंड सॉन्ग था। गाना आर.डी. बर्मन की क्रिएटिविटी का कमाल है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह गाना लिखा भी आर.डी. बर्मन ने ही था, पर क्रेडिट्स में इस बात का जिक्र नहीं था। गाना था आई एम फॉलिंग इन लव विद अ स्ट्रेंजर। गाना उर्सुला वाज ने गाया। आर.डी. बर्मन फिल्म के साथ कितना इन्वॉल्व होकर काम करते थे, ये गाना उसका एक और सबूत है। फिल्म में बहुत इंट्रीगिंग सिचुएशन आती है जब अमिताभ को एक खास समय पर बार से निकलना है, ये जानते हुए कि दुश्मन उसको जान से मारेंगे। उस सिचुएशन को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया आर.डी. बर्मन की इस क्रिएशन ने। इसी सीन में अमिताभ और प्रवीण बाबी की पहली मुलाकात होती है। उनकी बातचीत, माहौल और बैकग्राउंड में चलता हुआ यह गाना पूरी तरह ऑडियंस को इंगेज कर लेता है। अमिताभ के घड़ी देखने पर भी म्यूजिक का स्ट्रोक, अमिताभ की वॉक और म्यूजिक चेंज, सीन का पेस और म्यूजिक का पेस और पूरी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है। मैं किस लिए पी रहा हूँ? तुम्हें किसी का इंतजार है?
इंतजार था। हाँ, बाकी की फिल्म में भी आर डी बर्मन के बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बना के रखा। उस दौर में इंडिया में ऑडियो रिकॉर्ड्स खरीदने की कैपेसिटी बहुत कम लोगों की होती थी। उस जमाने में अगर किसी फिल्म के म्यूजिक के रिकॉर्ड्स 50,000 बिक जाएं तो ऑडियो कंपनी म्यूजिक डायरेक्टर को सिल्वर डिस्क प्रेजेंट करती थी। 1 लाख रिकॉर्ड्स बिक जाएं तो संगीतकार को ऑडियो कंपनी गोल्ड डिस्क प्रेजेंट करती थी। अगर 2.5 लाख रिकॉर्ड्स बिक जाएं तो प्लेटिनम डिस्क दी जाती थी। ये रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, कैसेट्स की बात नहीं हो रही। 1975 में ही दीवार के गानों के साथ साथ डायलॉग्स के रिकॉर्ड्स भी रिलीज किए गए। उन रिकॉर्ड्स की सेल 1 लाख से ज़्यादा हुई, इसलिए आर डी बर्मन को म्यूजिक कंपनी ने गोल्ड डिस्क प्रेजेंट की। उन रिकॉर्ड्स में 6 गाने और डायलॉग्स थे। जाहिर है दोनों चीज़ों का मिला जुला कंट्रीब्यूशन था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ गानों की वजह से इतने रिकॉर्ड्स बिके, ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ डायलॉग्स की वजह से इतने रिकॉर्ड बिके, क्योंकि एक गाना बहुत ज़्यादा हिट था, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। वैसे भी उस दौर में अगर कोई फिल्म हिट हो जाती थी तो उसके रिकॉर्ड्स अपने आप बिकने लगते थे। ऐसा जय संतोषी माँ के साथ भी हुआ था, वो आपको 1975 के टॉप 10 के एपिसोड में बताएंगे। दीवार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और 1975 में इसकी पोजीशन की बात 1975 की टॉप फिल्मों में करेंगे। आज का ये स्पेशल एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड में दी गई काफी जानकारी दीप्ता कीर्ति चौधरी की बुक रिटन बाय सलीम जावेद से ली गई है। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।